अच्छा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल के टॉपिक के बाद हम एक रीजन टाइप क्वेश्चंस पढ़ेंगे जिसमें आपसे समटाइम पूछा जाता है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सिंक क्यों करती हैं और फ्लोट्स क्यों करती हैं लिक्विड्स के अंदर। इसका एक्सपेरिमेंट आप अपने बचपन में मे भी कर चुके हो कि आप एक पीस ऑफ स्टोन लें और एक पीस ऑफ वुड लें। आप एक पीस ऑफ स्टोन को जब किसी समंदर में फेंकते हैं, ठीक है, किसी पानी या लिक्विड टाइप मटेरियल में फेंकते हैं, यू विल फील कि वो सिंक कर जाता है पानी के अंदर। ऑन द अदर हैंड जब आप पीस ऑफ वुड जो है पानी के अंदर फेंकते हैं तो वो फ्लोट कर जाता है पानी के अंदर। अब आज हमने यही बात जानी है कि वो जो पीस ऑफ स्टोन है वो सिंक क्यों हुआ पानी में, और वो जो पीस ऑफ वुड है वो आपके पास फ्लोट क्यों करता है। ठीक है, तो ये रीजन जो है आज हमें पता करनी है। देखें, आपने अब तक दो चीजें पढ़ी हैं। विच वन? एक होता है ऑब्जेक्ट जिसको हम लिक्विड के साथ कांटेक्ट में रखते हैं, जिसको हम लिक्विड के अंदर डालते हैं, उस ऑब्जेक्ट का होता है एक वेट। क्या होता है? वेट। तो उस ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर लिक्विड जो है उस पे क्या लगाता है? एक अप थ्रस्ट फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? अप थ्रस्ट फोर्स। और सवाल ये पैदा होता है कि उस ऑब्जेक्ट के पे लिक्विड कितनी अप थ्रस्ट फोर्स लगाता है। लास्ट टाइम हमने कंक्लूड किया था कि वो ऑब्जेक्ट्स जो फ्लोट करती है पानी में, उन ऑब्जेक्ट्स के अप थ्रस्ट फोर्स के बिल्कुल 100% इक्वल अप थ्रस्ट फोर्स जब लगेगी तो वो फ्लोट करेगा ऑब्जेक्ट्स। और समटाइम्स हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट का जो वेट है वो अप थ्रस्ट फोर्स से बढ़ जाए तो हमने फील किया कि वो ऑब्जेक्ट सिंक करती है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि जो ऑब्जेक्ट्स के सिंक करने का और फ्लोट करने का जो रीजन है वो किन दो चीजों से जुड़ा हुआ है। नंबर एक, सबसे पहली चीज है दैट इज अप थ्रस्ट फोर्स। फिर सेकंड है हमारे पास वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब थ्रस्ट फोर्स कहां से लगेगी? लिक्विड से। किस पे लगेगी? ऑब्जेक्ट पे। किस जानिब लगेगी? ऊपर की जानिब। वेट क्या है ऑब्जेक्ट का? ग्रेविटी का अगेंस्ट जब ऑब्जेक्ट को डालते हो तो उसका वेट डाउनवर्ड पुल किया जाता है अर्थ के सेंटर की तरफ। क्लियर? उसको पुल किया जाता है अर्थ के सेंटर की तरफ। यानी ऑब्जेक्ट का वेट उसे खींच रहा होता है, और एक अप थ्रस्ट फोर्स लगती है ऑब्जेक्ट के वेट के बराबर। ठीक, यानी ये दो जो है हमारे पास रीजंस हैं सिंक और फ्लोट्स के। अब हमें ये देखना है कि कब ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, कब ऑब्जेक्ट सिंक करेगा। अब कब ऑब्जेक्ट ने फ्लोट करना है, कब सिंक करना है, ये किस चीज पे डिपेंड करता है? ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड? इट डिपेंड करता है रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट? रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ अप थ्रस्ट फोर्स एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीट्यूड समझते हैं? मकदार। अगर एक फोर्स के हिसाब से दूसरे की मकदार कम पड़ गई, ठीक है, वेट अगर कम पड़ता है अप थ्रस्ट फोर्स बढ़ जाती है। अप थ्रस्ट फोर्स बढ़ती है तो वेट कम होता है। ये होता है रिलेटिव मैग्नीट्यूड। क्या होता है? रिलेटिव मैग्नीट्यूड। तो जिस ऑब्जेक्ट को आपने लिक्विड के साथ कांटेक्ट में रखना है तो लिक्विड का अप थ्रस्ट फोर्स प्लस उस ऑब्जेक्ट का वेट जिसको आप लिक्विड के अंदर डाल रहे हो, इन दोनों का रिलेटिव मैग्नीट्यूड देखा जाएगा। एक का अगर मैग्नीट्यूड बढ़ता है तो ऑब्वियसली दूसरे के मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ने वाला है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड, ऑन व्हाट फैक्टर इट डिपेंड, क्या डिपेंड? सिंक या फ्लोट का जो नेचर है ऑब्जेक्ट्स का वो किस पे डिपेंड करता है? इट डिपेंड्स ऑन relative magnitude
relative magnitude of thrust force and weight of object. अब रिलेटिव मैग्नीट्यूड ऑफ थ्रस्ट फोर्स एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के हिसाब से हमारे पास तीन मेन पोस्टुलेट्स हैं इसके, हमें उसको याद रखना है ऑब्जेक्ट्स के सिंक्स और फ्लोट्स के अलावा। सबसे पहले हमने बात की कि ऑब्जेक्ट का सिंक और फ्लोट का नेचर डिपेंड करता है ऑफ थ्रस्ट फोर्स एंड वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑफ थ्रस्ट फोर्स बाय लिक्विड्स बाय फ्लूइड्स, जो ऑब्जेक्ट पे ऊपर की जानिब लगती है, जब ऑब्जेक्ट उसके अंदर इमर्स्ड किया जाता है, लिक्विड्स के अंदर इमर्स्ड किया जाता है तो उस पे अप थ्रस्ट फोर्स लगती है। उस अप थ्रस्ट फोर्स के अगेंस्ट ऑब्जेक्ट का वेट डाउनवर्ड अपीयर होता है इन दो चीजों पे। अब फिर हमने कहा कि ऑब्जेक्ट की जो सिंकिंग या फ्लोटिंग है, कौन से फैक्टर इसको डिसाइड करते हैं? इसको डिसाइड करता है रिलेटिव मैग्नीट्यूड किसका? अप थ्रस्ट फोर्स एंड वेट ऑफ लिक्विड्स का, ठीक है, वेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स का, सॉरी। सो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट पोस्टुलेट है, वो क्या कहता है? कहता है ये कि आपने अगर एक हैवी टाइप ऑब्जेक्ट डाला है, ठीक है, एक हैवी या डेंसर टाइप ऑब्जेक्ट डाला है, इट मींस के उसका जो वेट है वो इंतहाई ज्यादा है किसके? अप थ्रस्ट फोर्स से। सो फर्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है कि वेट ऑफ ऑब्जेक्ट is greater than up thrust force. If weight of object is greater than up thrust force by fluids या liquid, what will happen? अगर ऑब्जेक्ट का वेट अप थ्रस्ट फोर्स से, ठीक है, बड़ा है तो क्या होने वाला है? जैसा कि तुमने लास्ट टाइम देखा था, इसी पोस्टुलेट को आप लोग नहीं बोले तो इसको प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं, हालांकि आपको बोलना चाहिए था, आप थ्रस्ट के लेक्चर में हम कर चुके हैं। पीस ऑफ स्टोन जो है, यू नो, एक हैवी ऑब्जेक्ट है। कैसा ऑब्जेक्ट है? हैवी ऑब्जेक्ट। जब आप इसको पानी में इमर्स करते हो, व्हाट विल हैपन? यू विल सी इट विल सिंक, ठीक है, like that. Why it sink? First postulate क्या लिखा हुआ है? Weight of object is greater than up thrust force. इस ऑब्जेक्ट का वेट इतना ज्यादा था कि अप थ्रस्ट फोर्स इसको अप लेफ्ट करने में कामयाब नहीं हो सकी। इस फ्लूइड्स या लिक्विड ने जो इसको अप थ्रस्ट फोर्स लगाई वो कम थी, किसकी निस्बत? इस ऑब्जेक्ट के वेट की निस्बत, बिकॉज ये एक डेंसिव ऑब्जेक्ट है, मेटल का डेंसर ऑब्जेक्ट है ये, दैट्स व्हाई सिंक कर गया पानी में। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तमाम ऑब्जेक्ट्स जो सिंक करती हैं पानी के अंदर, उनके पीछे एक ही रीजन हो सकता है कि उन ऑब्जेक्ट्स का वेट पानी के अप थ्रस्ट फोर्स से ज्यादा था, दैट्स व्हाई इट्स सिंकिंग वाटर। अच्छा, on the other hand, postulate number 2, ये क्या कहता है? इसके अकॉर्डिंग हमारे पास अप थ्रस्ट फोर्स अगर बराबर आ जाए किस चीज के? वेट ऑफ ऑब्जेक्ट के। If up thrust force become equal to weight of object, what will happen in that case? The object will float in water, ठीक है, the object will float in water now. The object will float in
वाटर। चलिए हमने एक हैवी ऑब्जेक्ट डालकर देखा पानी में, अब इस सेकंड पोस्टुलेट्स को देख लेते हैं कि आया ऐसा होता है कि नहीं होता। ठीक है, सेम पानी है, ठीक है, पीस ऑफ स्टोन इसके अंदर पड़ा हुआ है, इसी के अंदर अब मैं क्या करता हूं, एक ऐसा ऑब्जेक्ट डालता हूं कि जो मुझे अक्सर बचपन से लेकर अब तक आप ऑब्जर्व करते हैं कि फ्लोट करती है वो चीजें। पीस ऑफ वुड हो गया, पीस ऑफ पेपर हो गया, पीस ऑफ प्लास्टिक हो गया, these all things seems to float on water. Why it seems to float on water? Because रीजन सामने लिखी हुई है, thrust force is equal to weight of the objects। ठीक है, जैसा कि पीस ऑफ प्लास्टिक डाल देते हैं, ये डालते हैं फ्लोट, इसी तरीके से एक मार्कर का ढक्कन है, लुक एट फ्लोट। सिमिलरली पीस ऑफ वुड है, देखने में आपको भले ही एक मेटल स्टोन से बड़ा नजर आए, बट स्टिल इट फ्लोट। दीज थ्री थिंग्स सीम्स टू फ्लोट, बट स्टोन को आप देख सकते हैं सिंक। दोनों पोस्टुलेट्स आपके सामने हैं। द वेट ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द अपथ्रस्ट फोर्स बाय दीज फ्लूइड्स, दीज लिक्विड्स, सो दैट्स व्हाई इट सिंक इन वाटर। But the weight of plastic, corks and wood is less. Yeah, you can say is equal to the upthrust force. Upthrust force जो है उससे अगर ऑब्जेक्ट का वेट लेसर है या फिर उसकी इक्वल है, in both cases it will float in water. Both cases. या ये लिक्विड उस ऑब्जेक्ट पे ज्यादा upthrust force लगा दे, या फिर इसका वेट पानी के अपथ्रस्ट फोर्स के बराबर आ जाए, इन बोथ केसेस इट विल फ्लोट। बट जो ऑब्जेक्ट सिंक कर रहा है, तो वन ऑफ द मेजर थिंग कि उसकी डेंसिटी जो है पानी की डेंसिटी से इंतहाई ज्यादा है। अब मेटल स्टोन की डेंसिटी पानी की डेंसिटी से बहुत ज्यादा है, फर्स्ट रीजन। एंड जो वेट है इस मेटल स्टोन का, दैट इज मच हायर देन द वेट ऑफ द फ्लूइड्स। यू कैन से कि आपके पास जो वेट भी एक रीजन है, डेंसिटी भी एक रीजन है, और इसके अलावा जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो भी एक रीजन है कि इस केस में जो अपथ्रस्ट फोर्स है वो इस सब्जेक्ट के वेट से क्या लग रही है, कम लग रही है। दैट्स व्हाई इट सिंक इन वाटर। अब हमारे पास एक यहां पे हमने देख लिया कि ऑब्जेक्ट जो है इस केस में जब हमारे पास अप वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ग्रेटर द अपथ्रस्ट फोर्स है, हमने देखा ऑब्जेक्ट सिंक कर रहा है, ठीक है, यहाँ ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है। थर्ड कंडीशन कोई बताएगा, वो क्या बची? अपथ्रस्ट इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट। यस, गुड। अपथ्रस्ट फोर्स ग्रेटर देन वेट ऑफ द is greater than weight of object. अगर अपथ्रस्ट फोर्स वेट ऑफ ऑब्जेक्ट से ग्रेटर है तो क्या करेगा, ऑब्जेक्ट सबसे पहले रेस करेगा पानी में एंड देन फ्लोट करने लग जाएगा। जी कैसा, कैसे रेस करेगा? जैसा कि मैं आपके सामने अपने हाथ से, ठीक है, इस प्लास्टिक के, क्योंकि प्लास्टिक का बना हुआ है, इसको मैं इमर्स करता हूं और ऐसे जबरदस्ती इसको पानी में आधा छोड़ देता हूं। अब पानी क्या करेगा, इसको यहां रहने नहीं देगा, क्योंकि इसकी जो वेट है इस प्लास्टिक ढक्कन का इंतहाई कम है, किससे? पानी के अपथ्रस्ट फोर्स से। तो अपथ्रस्ट फोर्स एकदम इस पे लगेगी, जब मैं इसको रिलीज करूंगा तो पानी इसको फिर ऊपर लेकर आएगी। इसी तरीके से जब अपथ्रस्ट फोर्स आपके ऑब्जेक्ट के वेट से ज्यादा होती है तो उस केस में ऑब्जेक्ट पानी में ऊपर आने लगता है एंड देन फाइनली फ्लोट करने लग जाता है। ठीक, ऑब्जेक्ट पानी में ऊपर आने लगता है एंड देन फाइनली इट सीम्स टू फ्लोट ऑन वाटर जस्ट लाइक दिस। इसी तरह आप किसी भी एक बेशक वुडन पीस को क्यों ना छोड़ दें, आपके सामने मैं इस वुडन पीस को जो है मैं इसको छोड़ता हूं पानी में आधा, बेशक इसको डुबोया हुआ है मैंने, सिंक किया हुआ पानी में, बट जब इसको छोड़ा जाएगा एक पानी का अपथ्रस्ट फोर्स एकदम इसे ऊपर ले आएगा और इसे फ्लोट करवाएगा अपने ऊपर। ठीक है, सो ये है आपके पास थर्ड, व्हेन अपथ्रस्ट फोर्स इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट।
ये थी आपके पास फाइनली प्रैक्टिकल रीजनिंग, जिसमें आपने देखा कि ऑब्जेक्ट्स का फ्लोट करती हैं, कब आपके पास सिंक करती है। आपकी एक्सरसाइज में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि जी a piece of stone seems to be float on water, but on the other hand a piece of wood seems to float in water. Why? एक बड़ा सा why और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। इस लेक्चर के बाद you will be able to give answer of that questions. The piece of stone की जो metal stone की density higher होती है as compared to the density of water molecule. That's why it sink in water. First reason. Second क्या है? The weight of the metal stone is higher than the upthrust force by liquids. That's why it sink in water. On the other hand, जो आपके सामने एक वुडन पीस है या फिर प्लास्टिक पीस है, इट सीम्स टू फ्लोट। द रीजन इज व्हाट? द डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक पीस या वुडन पीस इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर, दैट्स व्हाई इट फ्लोट। रीजन नंबर 2, जो वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट है इज लेसर देन द अपथ्रस्ट फोर्स बाय फ्लूइड्स, दैट्स व्हाई इट सीम्स टू फ्लोट इन वाटर। दिस इज द रीजन नंबर 2। तो आपके बाद अगर आपसे इस तरह से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस पूछा जाए तो रीजंस रहे ये आपके सामने, प्रैक्टिकली आपने ऐसा ही इसको एक्सप्लेन करना है और इसको लिखना है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें आप पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशंस के बारे में। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन।